तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी और आरएसएस ये सिर्फ झूठ बोलने की कला में माहिर है, इसीलिए राहुल गांधी जी आरएसएस और बीजेपी पे हमलावर हैं। जो आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, मैं बिल्कुल उस बयान से इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेसियों के चेहरे आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे और बीजेपी वालों के चेहरों पे आपको सिकन मिलेगी। कारण है क्योंकि झूठ आपने इतना परोसा है, फरेब आपने जनता को इतना फरेब में ढाल दिया है, जनता के बीच में आपने इतना अविश्वास पैदा कर दिया है, इतनी नफरत गाड़ दी है कि अब जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। तो आपके चेहरे पे तो सिकन तो अब आएगी। हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोहब्बत की दुकान भाई साहब टॉप टॉप चल रही है, और इसी मोहब्बत की दुकान देखना आप हरियाणा में कम से कम 60 सीटें लेके आएगी। ये तो मैंने मिनिमम बताया है, और मेरा अंदाजा है 60 से 65 सीटें आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ शख्सियत मौजूद है प्रोफेसर रणवीर यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हरियाणा की स्थिति को देखते हुए बहुत ही खुश हैं। अब वो इतनी खुशी क्यों है, अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, तो जानेंगे। कुछ राज उगलवाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी जानकारी जो आप और हम तक न पहुंची हो उनकी कोशिश करेंगे कि कुछ ये बताएं, कुछ नया हमें प्राप्त हो और हम भी आगे को बढ़ाएं। तो स्वागत है प्रोफेसर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, सुना है राहुल गांधी की यात्रा आज ख़त्म हो जाएगी, जो 3 दिन की यात्रा निर्धारित की थी हरियाणा के अंदर। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर 3 दिन की यात्रा की ज़रूरत क्या आन पड़ी। दूसरी बात, सीधा सीधा राहुल गांधी आरएसएस पे निशाना साध रहे हैं। आरएसएस पे निशाना साधेगा क्या वोट बढ़ जाएंगे? देखो साहब, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये पहले से सुनियोजित नहीं थी। ये कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी को अप्रोच किया और उन्हें सजेशन दिया कि आपको चुनावी सभाएं करने के बजाय यात्रा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जी को ये सुझाव ठीक लगा, और अब चूंकि चुनाव को 3-4 दिन ही बचे थे तो वो एक शॉर्ट फॉर्मेट में ये 3 दिन की 4 दिन की यात्रा हुई। वैसे मेरा भी निजी तौर पे जो आप कह रहे हैं, मैं काफ़ी हद तक आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं भी सहमत हूँ। राहुल जी की यात्रा अगर 10 दिन 12 दिन हो जाती तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, और मुझे ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप हो जाता। लेकिन चलो, अब जो हुआ, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो ये विजय संकल्प यात्रा भी ऐसी करी, यात्रा देख के तो गांव वाली एक कहावत है कि वो भागते भूत के लंगोटे वाली बात ना है। ना ना, ये बात नहीं है, ये तो आप गलत कह रहे हो साहब। देखो, इसमें ऐसा है कि 6 जिले कवर हो पाए हैं। कायदे में ज़्यादा जिले कवर होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि तमाम व्यस्तताएं थी। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव था, तो वहाँ भी कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी थी। जम्मू कश्मीर का जो माहौल था वो उतना अच्छा नहीं था। जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने वहाँ के लोगों को डरा रखा था, अमित शाह जा जा के वहाँ डराते थे लोगों को। तो वहाँ लोगों को सांत्वना देना और लोगों के बीच में वहाँ पे जाके वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी था। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मत पड़े इस बार। वहाँ वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। कहाँ घाटी में 30% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती थी, और इस बार घाटी में एवरेज वोटिंग वहाँ 55-56% हुई है, तकरीबन दोगुनी प्रोफेसर, वोटिंग हुई है ये वहाँ। कहा जाता है कि अगर इस तरीके की स्थिति होती है कि जैसा वोटिंग ज़्यादा हुई है तो कहीं ना कहीं चेंज होता है, ऐसा बदलाव आता है। निश्चित तो तौर अब पे। वहाँ पर तो पहले भी राष्ट्रपति शासन ही था, उससे पहले बीजेपी का उससे शासन पहले था। बीजेपी का था। बीजेपी का था उससे तो पहले। बदलाव का क्या मायने रखें कि नहीं, मायने साफ है ना साहब। घाटी में लोग उनसे परेशान हैं, और जम्मू में भी लोग उनसे परेशान हैं। जम्मू के लोग तो पिछले 2 साल से लगातार धरने पे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं कि आपने जो घाटी में हमारी तैनाती कर दी है, जो नौकरियां लगाई हैं, वो सुरक्षा तो दी नहीं है। 370 को एक तरीके से रोक लेने में, और पूरा स्टेटहुड का आपने दर्जा नहीं दिया, दर्जा छीन लिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वहाँ प्रशासन और शासन जो है कोई देखने वाला नहीं है। 3-3 साल 4-4 साल तो साहब वहाँ इंटरनेट सुविधा बाधित रही है, मुख्य धारा से लोग अलग हो गए, वहाँ खौफ का माहौल रहा। वहाँ
क्या कहते हैं, जब भी अमित शाह जी पहुंचेंगे, मोदी जी पहुंचेंगे, जी टूरिज्म बढ़ा दिया। अब हमें ये बताओ, टूरिज्म से कितने लोगों की इकोनॉमी चल रही है? वहाँ बाकी उद्योग धंधों का बताओ ना। बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपने जॉब्स का क्या किया है? जॉब्स की मैं जानकारी दूंगा, 7 लाख युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों अच्छा पे। प्रोफेसर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, और सवाल ये है कि सोनम वांगचुक की यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई है, दिल्ली बताओ, पुलिस ने देखो साहब, गिरफ्तारी कर मेरे ली। मुंह की बात आपने छीन ली। सोनम वांगचुक जी, जिनकी तारीफ करते हुए मोदी जी अगाते नहीं थे, बहुत तारीफ करते थे कि बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और लद्दाख की और घाटी की उसके लिए, बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर फौज रहे के हैं, लिए भी बहुत कार्य बहुत किए काम उन्होंने। किए हैं। और जब उन्होंने मोदी जी से सवाल किए कि चीन आ गए हमारे सेना में, जो हमारी सरहदों में घुस गई चीन, और 20 किलोमीटर कब्जा कर लिया है लद्दाख में, तो मोदी जी चुप हो गए। बताइए, 15 दिन से ज्यादा उन्हें आमरण अनशन पे बैठना चल पड़ा, और कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं गया। शर्म की बात है। सरकार की तरफ से कोई आदमी जाना चाहिए था, आप उनसे बात प्रोफेसर करनी चाहिए थी। अब मेरी लगभग, बात तो पूरी हो जान दो सर। ठीक है। और अब जब वो यहाँ आ रहे हैं दिल्ली, तो उनका स्वागत करना चाहिए था, उनका स्वागत होना चाहिए था। वो क्या करने आए थे? वो दिल्ली में 2 अक्टूबर को गांधी जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करने आ रहे थे। लोगों को डिटेन कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। अब ये बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? समाधि स्थल पे उनका प्रोग्राम था जाने का। हाँ, अब ये बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? गांधी जी से कोई भी व्यक्ति मिल ही नहीं सकता, गांधी जी की समाधि में तक नहीं जा सकता है, तो इसे आप क्या कहोगे? अब राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं क्या, जो संविधान की किताब लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान हमारा खतरे में है? तो गलत कह रहे हैं क्या राहुल जी? राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी को जिसका मन करता है उसी को जेल की सलाखों में डाल देते हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं है। कोई आदमी खुल के बात नहीं कर सकता, खुल के विरोध नहीं कर सकता। किसान विरोध करे तो उसे मारोगे, पहलवान विरोध करे तो उसे मारोगे, और आम आदमी गांधी जी की पुष्प अर्पित करने जा रहा है समाधि पे, तो उसे साहब जेल की सलाखों में डाल दोगे। युवा नौकरी मांगेंगे तो युवा को जो है आप उनको जेल में डाल दोगे। एक प्रोफेसर, एक सवाल और है कि चलिए किसान तो बहुत बड़ी तादाद में थे, ट्रैक्टर लेके भी थे, और अगर सरकार जो भी कह रही है, एक बार को चलिए मान लेते हैं जो भी सरकार कह रही है ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक तो मात्र 130 लोगों के साथ आए हुए हैं, और उनके पास तो कोई ट्रैक्टर भी नहीं है। उनको आखिर किस लिए रोक दिया गया? देखो साहब, एक बात हम बताएं आपको, दिल्ली से पूरी दुनिया में संदेश जाता है। किसान आंदोलन जब दिल्ली में हुआ 13-14 महीने, आप तो उसके प्रत्यक्ष गवाह रहे, पूरी दुनिया में संदेश गया, थू थू हुई, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। इसलिए मोदी जी डर गए। उनको ये लगा सोनम वांगचुक जी कहीं गांधी जी की समाधि पे राजघाट में आके 130 लोगों के साथ बैठ ना जाएं। मोदी जी को डर लग गया साहब कि वहां लद्दाख में जब वो बैठे रहे तब तो वो संदेश दुनिया में नहीं पहुंच पाया। तो इस डर की वजह से, क्योंकि मोदी जी जब डरेंगे तभी कोई जेल की सलाखों के पीछे होगा। आप ये मत समझना कि मोदी जी बहुत खुश हैं या मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। मोदी जी अब कमजोर हो रहे हैं, और ये मोदी जी की कमजोरी ही है जो सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्ति को, जिसे देश के, मतलब देश को जिसके ऊपर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, उसको आप जेल की सलाखों में डाल रहे हो। किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी? आखिर वो आपसे सिर्फ यही सवाल तो करना चाह रहे थे कि जो चीन घुसपैठ कर रहा है लद्दाख पे, लद्दाख हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, तो इसकी बेहतरी के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? चीन को आप लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्यों आप चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैयां कर रहे हो? जो आपका एक हिडन एजेंडा चल रहा है, आपके मंत्री लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि चीन के साथ हम आयात निर्यात, जो मतलब बिजनेस के जो संबंध है वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस और हमारी सारी इकोनॉमी चीन पे डिपेंड करती है। तो इसी चीज को लेके तो राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं। अच्छा, यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं। प्रोफेसर, एक आपने अभी चीन का जिक्र करा और मेरे जहन में एक चीज और भी आ गई, बताइए। कि चाइनीज लहसुन है, जो मोटा लहसुन होता है, चाइनीज लहसुन बैन है 2014 से, लेकिन आपको हर मंडी में, हर एनसीआर की मंडी में, हर देहात की मंडी में आपको चाइनीज लहसुन मिल जाएगा। भैया, चीन की तो बहुत सारी चीजें बैन है। मोदी जी ने 2020 में चाइनीज आइटम बैन कर दिए थे, बहुत सारे, कई ऐप भी बैन कर दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा है,
सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा चाइनीज कंपनियों ने दिया। पेटीएम जिसका प्रचार मोदी जी कर रहे हैं, पेटीएम कंपनी का जो मालिक है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जो अलीबाबा कंपनी है, वो कहाँ की है? चीन की है। तो प्रधानमंत्री जी गोलमोल करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। असली दुश्मन तो हमारा चीन है। पाकिस्तान से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मोदी जी क्या है, चालाकी से, चूंकि पाकिस्तान हमसे छोटा है ना, तो इसलिए वहां सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान दिखाते रहते हैं। अरे भैया, चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है। उधर हमें ईस्ट में आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ चीन घुसपैठ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहा है। इधर नीचे आ जाओ तो लंका वाले क्षेत्र से, वहाँ से भी घुसपैठ कर रहा है। लंका में भी लेफ्टिस्ट सरकार बन गई है मार्क्सवादियों की। वो कह रहे हैं अडानी के जितने इन्वेस्टमेंट हैं श्रीलंका में, वो सारे उखाड़ फेंकेगा वो। इधर बांग्लादेश में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, वो अलग मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं। अब पता नहीं मोदी जी की विदेश नीति क्या स्थिति है। है कि जो छोटे छोटे से, जो बहुत छोटे छोटे से थे जो देश, जो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं पहले कह हमारे दें तो ऊपर डिपेंड थे, निर्भर थे। अब वो भी छोटे देश भी आंख मैं दिखा रहे हैं। आपको बताऊं, भूटान की अर्थव्यवस्था, नेपाल की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, म्यांमार की अर्थव्यवस्था और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, ये 5 देश ऐसे हैं जो हमारे देश से चलती थी और हमारे हिसाब से ये लोग काम करते थे। अब यही लोग हमें आंख दिखाने लग गए हैं। नेपाल जो कभी हमारा अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है, भूटान भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश अलग, म्यांमार अलग। और कोई टेंशन की बात नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। देश इतना सुरक्षित हाथों में है कि अभी लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ कर रहा है, कोई पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहा है। आज का ही अखबार हमने पढ़ा है कि साहब फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बना के लोग यहाँ रह रहे हैं। पता नहीं देश कितने सुरक्षित हाथों में, और सब मोदी शासन में हो रहा। और 1 साल से नहीं, 7 साल से यहाँ रह रहे हैं लोग। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कोई घुसा है, ना किसी को हमने घुसने दिया है। तो ये सब लोग क्या अवतरित हुए हैं? तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी और आरएसएस ये सिर्फ झूठ बोलने की कला में माहिर है। इसीलिए राहुल गांधी जी आरएसएस और बीजेपी पे हमलावर हैं। जो आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, मैं बिल्कुल उस बयान से इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेसियों के चेहरे आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे और बीजेपी वालों के चेहरों पे आपको सिकन मिलेगी। कारण है क्योंकि झूठ आपने इतना परोसा है, फरेब आपने जनता को इतना फरेब में ढाल दिया है, जनता के बीच में आपने इतना अविश्वास पैदा कर दिया है, इतनी नफरत गाड़ दी है कि अब जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। तो आपके चेहरे पे तो सिकन तो अब आएगी। हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोहब्बत की दुकान भाई साहब टॉपम टॉप चल रही है। और इसी मोहब्बत की दुकान देखना आप, हरियाणा में कम से कम 60 सीटें लेके आएगी। ये तो मैंने मिनिमम बताया है और मेरा अंदाजा है 60 से 65 सीटें आएंगी। और जो चुनाव में इन्होंने जो कलाबाजियां करी थी जजपा के साथ और इधर उधर जो निर्दलीय खड़े किए हैं, वो सब जनता समझ गई है। जनता सब जान गई है इनकी चालबाजी और इनकी चालाकी, और जनता इनको जवाब देगी इन्हीं की भाषा में। आप देखो, खट्टर साहब की रैलियां नहीं हो पा रही। अभी कल की खबर है, कल जाने परसों का एक वीडियो आपने देखा होगा। खट्टर साहब एक जगह सभा कर रहे थे और वहां पे एक युवा आया और उनसे सवाल करने लग गया कि आप तो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आपने हमें नौकरी नहीं दी, हम तो बेरोजगार हैं, ओवर एज हुए जा रहे। सैनी साहब का काफिला घुसने नहीं दिया। एक जगह वो एक गांव में जा रहे थे प्रचार करने, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका काफिला नहीं घुसने दिया। अनिल विज की थू-थू हो रही है, जो पहले होम मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, उनकी राहुल गांधी की तो खूब जय जयकार हो रही है। राहुल गांधी जनता के नेता हैं भाई, जनता की बात कर रहे हैं। खूब आप प्रोपेगेंडा उठा लो। हरियाणा में इन्होंने खूब झूठ परोसा कि शैलजा जी को नहीं पूछ रहे। देखो राहुल गांधी जी के हरियाणा में आते ही बहन शैलजा जी और हुड्डा साहब, वो पहले भी एक थे। ये तो खाम खाम के जो है ना डमरू और मदारी वाले खेल चलाते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेसी नेताओं के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जी आरक्षण खत्म कर देंगे राहुल गांधी। ये सब प्लांटेड हैं। ये भाई साहब कांग्रेस वालों के वेशभूषा में आरएसएस वालों को घुसेड़ देते हैं कार्यालय के बाहर। अब चुनावी माहौल है, किसी के शकल पे तो लिखा नहीं कौन कांग्रेसी है कौन भाजपा है। ये कहना चाह रहे हो आरटी सेल की कलाकारी है। और क्या, उनको ले जाते हैं और प्लांट करके पहले ही बोलते हैं कि ये बोलना है तुम्हें। आप देख लो, जनता खूब समझ रही है कि जो आदमी आरक्षण की किताब लेके पिछले 3 साल से सड़क पे है,
जो आदमी संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल उसने अपना घर छोड़ दिया। आप बताओ, कोई मजाक बात है 11,000 किलोमीटर चलना, पूरे देश के जो है चक्कर लगा देना? कोई मजाक बात है? पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। और अब हरियाणा में भी घूम रहे हैं और आगे जहां जहां चुनाव होंगे सब जगह यात्राएं करेंगे। और स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं कि बहन शैलजा जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दो, बहन शैलजा जी को ये कर दो, वो कर दो। अरे पहले स्मृति जी अपना तो देखें, आपका बीजेपी ने क्या कर दिया? आप तो कहीं की नहीं रही, आपको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अनुराग ठाकुर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो पहले अपना अच्छा, वो अपना स्मृति देखो। ईरानी इतना ज्ञान क्यों दे रही हैं, उसका क्या वजह है? देखो, अब वजह ये है कि उनको रिप्लेस करने के लिए 2-3 लोग आ गए हैं। मार्केट में 2-3 लोग उतर चुके हैं। मतलब कौन? वो होता है ना, जैसे अब कोई मोबाइल आया तो उसका एक प्रो वर्जन, प्रो मैक्स वर्जन आता है। इनका क्या प्रो वर्जन? इनका प्रो वर्जन कंगना दीदी आ गई है। आजकल ये जो काम स्मृति ईरानी करती थी उनसे टापम टाप 1 डिग्री ऊपर कंगना दीदी कर रही हैं। कंगना दीदी 2 बार बदजबानी कर चुकी हैं और 2 बार माफी मांग चुकी हैं। 1 बार थप्पड़ भी खा चुकी हैं। 3 बार भाई, 1 बार एयरपोर्ट पर, 2 बार वैसे। हाँ, तो मतलब 1 बार तो थप्पड़ भी खाया उन्होंने और फिर भी बाज नहीं आ रही। देखना अभी चुनाव से पहले, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 5 तारीख से पहले पहले कंगना दीदी फिर कुछ ना कुछ बोलेंगी, क्योंकि आदमी अपनी फितरत नहीं बदलता। कहीं ऐसा तो नहीं आपको गुप्त एजेंडा हो कोई? ना ना, हमारा कोई एजेंडा नहीं साहब। हमारे नेता ने तो स्मृति जी के लिए भी बोल दिया था कि भाई कोई इनके साथ बदसलूकी, बदजवानी नहीं करेगा। और हमारा जो नेता इस तरह का काम करता है उसे पार्टी से निकाल भी दिया जाता है। अभी देखो 12-13 नेता ऐसे थे हरियाणा में जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किए थे या बीजेपी के नेताओं के लिए उल जलूल बयानबाजी की या कुछ अनुशासनहीनता की, उनको 6 साल के लिए निकाल दिया। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। अनुशासन सबसे पहले, गांधीवादी लोग हैं और गांधीवादी से और अनुशासन से और नफरत से, मोहब्बत से एक बात ध्यान आ रही है। आप इजाजत दो तो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल बताइए। मतलब निवेदन है मेरा। देखो साहब, आपको ध्यान होगा अयोध्या में एक हमारे मोहित खान साहब थे, समाजवादी पार्टी के नेता, बेचारों को फंसा दिया था बीजेपी वालों ने। और आज की खबर देखो, डीएनए रिपोर्ट आई है उनकी। मतलब मैं इतना ज्यादा दुखी हूं इस खबर से कि इस देश में मुसलमान होना गुनाह है, इस देश में दलित होना गुनाह है, इस देश में आदिवासी होना गुनाह है, इस देश में पिछड़ा होना गुनाह है। बताओ, मोहित खान को सिर्फ इसलिए फंसाया और गोदी मीडिया सुबह से लेकर रात तक मोहित खान को आतंकवादी और पाकिस्तानी बनाने में लगी रही। और अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो डीएनए रिपोर्ट में अपराधी कौन निकला? जो उसकी बेकरी में काम करता था। बबलू या राजू, ऐसा ही कोई नाम है उसका। और अब आप देख लो, अब वही गोदी मीडिया क्या उतने दिन माफीनामा लिखेगी? क्या बीजेपी आईटी सेल इसके लिए माफीनामा लिखेगा? फिर प्रोफेसर, बात ये है कि माफीनामा एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके हमेशा के लिए उसके परिवार पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं समाज में। आप ये बताओ साहब, किसी आरोपी को आप अपराधी कैसे बना रहे हो? अपराधी बनाने का काम तो कोर्ट करेगा। आप खुद ही अदालत हो जा रहे हो, आप खुद ही कोर्ट हो जा रहे हो। ये तो चीजें गलत है ना। और ये चीजें जनता देख रही है ना साहब, हरियाणा की जनता इन बातों को देख रही है और बड़ी स्पष्टवादी है। आप तो वहां रहे हो 10-15 दिन, आपने देखा होगा हरियाणा का व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, खूब बोलता है कि भैया पहले मोदी को वोट दिया, खूब दिया, अब नहीं देने के। सब कह रहे हैं भाई इस बार तो देना ही नहीं है, इस बार तो मोदी जी की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। मैं फिर वहीं आ जाता हूं। बीजेपी तो कहती है कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची 1.25 लाख नौकरी दी। कितनी दी नौकरियां? 1.25 लाख। एक बात बताओ, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? और अभी भी अगर आपने 1.25 लाख नौकरी दी है तो क्या हरियाणा की 4 करोड़ 5 करोड़ पॉपुलेशन में 1.25 लाख नौकरियां न्याय संगत हैं? कम से कम हरियाणा का 60-70 लाख युवा बेरोजगार है और आप नौकरी दे रहे हो 1.25 लाख। और 2 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद खाली हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा? उसको भरने में भी कोई टैक्स लग रहा था साहब? आपके ऊपर जोर पड़ रहा था क्या? ये लोग सरकारी नौकरियां नहीं भर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो ठेके वाली नौकरियां आती हैं
प्राइवेट कंपनियों में, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आदमी कहाँ जाएगा भैया, पेट तो पालेगा, बच्चे तो पालेगा, तो वो फिर प्राइवेट नौकरी करेगा, और प्राइवेट नौकरी करेगा तो फायदा कैसे होगा, लाला को कम पैसे में नौकरी करने में मजबूर होगा, क्योंकि सरकारी है नहीं, युवाओं के पास विकल्प नहीं है, तो लाला को फायदा होगा, और लाला से चंदा वसूली कौन करेंगे, मोदी जी। यही खेल चल रहा है पूरे हरियाणा में। आप हरियाणा में कहीं चले जाओ, और एक वो नशाखोरी ने तो हरियाणा को बिल्कुल तबाह कर दिया है। नशाखोरी और डंकी रास्ते से बाहर जाना, विदेश जाना, बिल्कुल तबाह कर दिया साहब हरियाणा। एक टाइम पे नंबर 1 होता था हरियाणा का। आप देख लो, खेती का बजट कम कर दिया हरियाणा का। आप देख लो साहब, हेल्थ का बजट इन्होंने कम कर दिया, और अब यूं और कह रहे हैं कि कम से कम कितने 1000-1500 जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें भी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन वो हम बंद नहीं होने देंगे। जो हरियाणा की महान जनता है वो बंद नहीं होने देगी सरकारी स्कूलों को। इस बार सरकार बदलेगी, और जितने सरकारी स्कूल हैं वो फिर से दुरुस्त किए जाएंगे, सरकारी अस्पताल दुरुस्त किए जाएंगे, शिक्षा का बजट बढ़ाया जाएगा, हेल्थ बजट बढ़ाया जाएगा, और खेती का बजट बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो ये अभी 3 दिन राहुल गांधी जी ने यात्रा करी है, इस यात्रा ने मोदी जी के जो ये बीजेपी का किला ढह रहा है ना, इसमें कहते हैं ना वो ताबूत में क्या बोलते हैं, आखिरी कील ठोक दी साहब। बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए, जीत तो रही थी कांग्रेस, लेकिन उस जीत पे जो एक मोहर लगानी होती है, स्टाम्प लगाना होता है, वो राहुल गांधी जी ने मोहर लगा दी। बिल्कुल मोहर लग गई, अब सुनिश्चित हो गई जीत। 100% आप लिख लो साहब। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने कोई चमत्कार किया, बात वही है, मुद्दे वही है, बस राहुल गांधी जी ने उस मुद्दे को ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाया है, क्योंकि राहुल गांधी जी अब अपील कर रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों के जहन में नहीं करते थे। देखो ऐसा था, पहले जो चुनाव हो रहे थे जब अपील नहीं कर रहे थे, उसी पे मैं आ रहा हूं। मैं जान रहा था आप यही सवाल करेंगे, मैं समझ रहा था। देखिए ऐसा था, एक सिस्टम था, एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया, उसमें राहुल जी की इमेज को ऐसे गढ़ा गया, ऐसे पढ़ा गया, ऐसे चढ़ाया गया कि उनकी इमेज धूमिल कर दी गई। हर जगह फर्जीवाड़ा। आप आपकी पार्टी क्यों फर्जीवाड़ा करवा रही थी, आप लड़ क्यों नहीं रहे? देखो ऐसा है साहब, हम लोग झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, तो हम लोगों को देखो ऐसा कई बार ऐसा होता है, सत्य परेशान हो जाता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो हमें इन लोगों ने परेशान कर दिया। ये लोग मायावी लोग हैं, राक्षस पहले भेष बदल के आते थे। आपने भी देखा होगा रावण सीता हरण कैसे कर गया था, भेष बदल के। तो ये लोग मायावी लोग थे, भेष बदल के आए। हम लोग शुरू में नहीं समझ पाए, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, और जैसे ही हम समझे, हमने देखो 2019 के बाद से आप देखो साहब काया पलट हो गया, क्योंकि हम जान गए थे कि अब इनसे सीधे रास्ते से नहीं लड़ा जा सकता, अब सड़क पे उतरना पड़ेगा। फिर राहुल गांधी जी ने खुद ही फैसला किया कि अब कोई नहीं उतरेगा, मैं ही उतरूंगा सड़क पे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मेरे ऊपर अटैक किया। नो डाउट राहुल गांधी जी की इमेज को सबसे ज्यादा खराब करने के लिए बताते 5000 करोड़ रुपया खर्च किया मोदी जी ने, 5000 करोड़ रुपया। अब वो देख लो, सब पानी में गया ना पैसा। और वो पैसा कौन सा था, देश का ही तो पैसा था, कहीं भलाई में लग जाता, कितने लोगों को नौकरियां मिलती उससे। तो अब राहुल गांधी जी, अब सवाल वहीं आ गया ना, अब राहुल गांधी जी जनता के बीच में अपील कर रहे हैं, क्योंकि अब आम जनता भी समझ रही है कि अगले को क्या करना है। 3 साल से सड़क पे डोल रहा है अगला आदमी, भाई मजदूरों से मिलता है, किसानों से मिलता है, सबसे मिल लेता। अभी बताइए, एक मोची से मिला, उस बेचारे का जूता 10 लाख में बिच गया, उसके तो परिवार के काम आएंगे ना वो पैसे। आप बताओ, मोदी जी ऐसे किस गरीब आदमी से मिले जिसका भला कर दिया हो, जिसके पास गए उसका बंटाधार ही किया मोदी जी ने। और एक जो नाई था, नाई भाई से भी मिले थे, उसको फिर बढ़िया सी कुर्सी और बढ़िया उसको सामान दिया, क्योंकि उसकी दुकान कुछ पुरानी थी, अत्याधुनिक सामान नहीं थे, वो भी बेचारा खुश हुआ। तो जब नेता कौन होता है जो जनता के बीच में जाए, जनता की तकलीफ को समझे। ये सारी चीजें राहुल गांधी क्या मोदी जी से सीख रहे हैं? ना, मोदी जी हमें आप बता दो, एक उदाहरण दे दो मोदी जी ने कभी किसी का भला किया हो। अयोध्या वाला एक वीडियो वायरल हो रहा,
सरकारी योजना का, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर और चूल्हा मिलना था। उज्ज्वला योजना 2014 में मोदी जी ने शुरू करी थी। हालांकि वो स्कीम पहले भी चल रही थी, पहले किसी दूसरे नाम से थी, मोदी जी ने नाम बदल दिया। और उस योजना का लाभ अयोध्या जैसी जगह, जिसके नाम पे मोदी जी और मोदी जी की पार्टी जब से पैदा हुई, 1982 से चुनाव लड़ रही है इसी मुद्दे पे। और उस महिला को सिलेंडर कब मिला? जब मोदी जी को उसके यहाँ खाना खाने आना था और एक दिन पहले मिला, और उसने इंटरव्यू में और बोल दिया। उन्हें पूछे जी सिलेंडर कब मिला? मोदी जी को तो लगा होगा कि वो जो टीम आई है वो पढ़ा गई होगी, बता देना कि 2014 मिला। बोला जी वो को कल मिला, आप आ जाने थे रोटी खाने को, कल मिला। तो मोदी जी तो ऐसे काम करते हैं साहब। गलती मतलब अगर किसी पे आप कोई काम कर रहे हो तो कम से कम वो पुख्ता तरीके से तो करो। आपने अयोध्या में खूब निर्माण करवाया, तमाम जो घर उजाड़े, दुकानें उजाड़ी, कम से कम उनको मुआवजा देते, उनके पुनर्निवास की कुछ व्यवस्था तो बनाते। तो अब हरियाणा के लोगों की तो परेशानी बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके हिसाब से हरियाणा में सरकार बनने वाली है, और सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। आएंगे साहब, सच्चे दिन आएंगे। जो पहले 2014 से पहले कांग्रेस वाले सच्चे दिन थे वही आएंगे। 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, और मनरेगा और जो होमगार्ड टाइप के जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनकी मिनिमम मजदूरी फिक्स की जाएगी। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी 25 लाख रुपए। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, रैली में कह रहे हैं कि बटन इतनी जोर से दबाना, और ये कहते हुए दबाना जय संविधान, जय किसान, जय संविधान, और ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए साहब। ओम बिरला के पास तक जानी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो तानाशाह बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके पास भी आवाज़ जानी चाहिए कि आपने कैसे संविधान को तार तार कर रखा है। कैसे बहन बेटियां जो हमारी पहलवान थी उनको अपनी संसद के बाहर जूते तले रुंधवाया है साहब। कैसे जो हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसान कहीं बेजार हुआ है, किसी किसान को तकलीफ हुई है, तो हरियाणा के किसानों को हुई है। तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा का किसान, नौजवान और महिला पहलवान ये सब बदला नहीं लेंगे? वोट की चोट से बदला लेंगे, और डंके की चोट पे बटन दबाई जाएगी। वोट की चोट दी जाएगी। और प्रोफेसर साहब बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। साहब सच्चे दिन, अच्छे और सच्चे, अच्छे पे कोई बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ा ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सच्चे दिन, अच्छे दिन पे कोई बीजेपी का कॉपीराइट है जो जनता को मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, आप अच्छे कहोगे तो जनता कंफ्यूज हो सकती है। अच्छा। हाँ, झूठ को भी 50 बार बोलोगे तो सच लगने लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं जो सच है वो बोलो। सच्चे दिन जो जनता को मिलना चाहिए वो मिलेगा। चलिए, सीधा सीधा प्रोफेसर साहब का कहना है कि सच्चे दिन, हमने अच्छा बोला, अच्छे पे इन्हें परेशानी है, तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सच्चे बोल देते हैं, क्योंकि अच्छे होंगे तो ही सच्चे होंगे, वरना तो फर्जी होंगे। चलिए, ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा कि राजनीति में स्थिति क्या होने वाली है, बीजेपी जाने वाली है या कांग्रेस आने वाली है, या कांग्रेस भी जाने ही वाली है। ये तो आने वाले वक्त में सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।